स्टोरी विद तंजरुल बुर्किना फासो की पूर्व मंत्री योलांद विवियन कॉम्पाओरे की उनके घर में हत्या कर दी गई। ओआगाडुगु के लोक अभियोजक ने इस घटना की पुष्टि की। ओआगाडुगु हमेशा की तरह ही जागा, इस बात से अनजान कि बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसा हो चुका था जिसे बदला नहीं जा सकता। एक पूर्व मंत्री अपने ही घर के अंदर मृत पड़ी थीं, और फिर भी देश को तुरंत इसकी जानकारी नहीं दी गई। यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। एक ऐसी जगह पर जहां अचानक हिंसा कोई नई बात नहीं है, वहां खामोशी कभी भी संयोग नहीं होती। उसे चुना जाता है, खासकर तब जब किसी मौत का असर केवल एक व्यक्ति तक सीमित न हो। यह कहानी सिर्फ अपराध या निजी दुख की नहीं है। यह एक ऐसी हत्या की कहानी है जो यादों, सत्ता और अधूरे राजनीतिक अतीत के बीच खड़ी है। जिस महिला की मृत्यु हुई, वह आज की राजनीति का हिस्सा नहीं थी, लेकिन वह एक ऐसे सिस्टम से जुड़ी थी जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जब कोई देश खुद को बदलता है लेकिन अपने अतीत को पूरी तरह सुलझाता नहीं, तो वह अतीत चुपचाप खत्म नहीं होता, वह वापस आता है। और कभी कभी वह एक ऐसे शरीर के रूप में सामने आता है जो एक सुरक्षित घर के अंदर पाया जाता है। उस रात में कोई खतरे का संकेत नहीं था। ओआगाडुगु वैसे ही चल रहा था जैसे वह हमेशा चलता है, शांत, सावधान और अपनी दिनचर्या में डूबा हुआ। घरों के दरवाजे बंद हुए, लोग सो गए, और शहर ऐसे सांस ले रहा था जैसे वह पहले भी इससे बुरा झेल चुका हो और अब कुछ नया होने की उम्मीद न करता हो। लेकिन उन घरों में से एक के अंदर कुछ निर्णायक हुआ। जो भी हुआ, वह उन्हीं दीवारों के भीतर सीमित रहा। दीवारें जो सुरक्षा के लिए बनाई गई थीं, गवाह बनने के लिए नहीं। और जब सब खत्म हो गया, तब भी शहर को कुछ पता नहीं चला। घंटे बीत गए, फिर पूरा दिन, और उससे भी ज्यादा समय। न कोई सूचना, न कोई पुष्टि, बस एक खालीपन। यह देरी ही पहली महत्वपूर्ण बात है। जहां हिंसा आम होती है, वहां जानकारी तेजी से फैलती है। जब घटना सामान्य हो, अधिकारी तुरंत उसे एक रूप देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन खामोशी तब चुनी जाती है जब शब्द खतरनाक होते हैं। जब अधिकारी बोलने में देर करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वे पहले से समझते हैं कि इस कहानी को एक लाइन में सुरक्षित तरीके से नहीं बताया जा सकता। जब आखिरकार घोषणा हुई, तो उसमें विवरण की कमी थी। एक पूर्व मंत्री मृत पाई गईं, हमला हुआ, जांच जारी है। लेकिन न समय बताया गया, न तरीका, न यह कि कोई व्यक्ति अपने ही घर में कैसे मारा गया बिना किसी अलार्म के। यह एक ऐसा बयान था जो जानकारी देता था, लेकिन सच्चाई नहीं खोलता था। यह सावधानी जानबूझकर रखी गई थी। यह कोई सामान्य अपराध नहीं था जिसे शांत करने की जरूरत हो। यह कोई विद्रोह नहीं था जिसे एकता दिखाने की जरूरत हो। यह कोई प्रदर्शन नहीं था जिसे नियंत्रित करना हो। यह एक ऐसी श्रेणी में आता है जिसे सरकारें जल्दी नाम नहीं देना चाहती, क्योंकि यह सवाल बाहर नहीं, ऊपर की ओर उठाता है। कौन जानता था कि वह घर पर थी? किसके पास पहुंच थी? किसे इतना भरोसा था कि वह बिना शोर किए यह काम कर सकता है? और क्यों इस सब को समझाने की कोई जल्दी नहीं दिखाई गई? घटनास्थल से कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया गया। न तस्वीरें, न गवाहों की बातें, न पड़ोस में कोई डर। बस एक बंद घर, एक पुष्टि की गई मौत और एक सावधानी से चुनी गई भाषा। और सबसे असहज बात यह है कि यह खामोशी जनता की सुरक्षा के लिए नहीं थी, यह कहानी को नियंत्रित करने के लिए थी। क्योंकि जैसे ही सच्चाई सामने आती है, सवाल कैसे मरीं से बदलकर क्यों मरीं पर आ जाता है। यही कारण है कि उस रात का महत्व बाद में कही गई बातों से ज्यादा है। खामोशी कोई गलती नहीं थी, वह इस घटना का हिस्सा थी। हत्या इतनी सफाई से की गई कि शहर को कुछ पता ही नहीं चला, और इतनी सावधानी से कि राज्य ने कई दिनों बाद अपने शब्द चुने। और यही वह सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। कैसा व्यक्ति इतनी खामोशी से मरता है कि सच भी तुरंत सामने नहीं आ सकता? वह चुपचाप मरी क्योंकि वह चुपचाप जीती थीं, कम से कम ऊपर से। योलांद विवियन कॉम्पाओरे आज की सड़कों की राजनीति का चेहरा नहीं थीं, न ही सोशल मीडिया की आवाज, न ही किसी विरोध का प्रतीक। और यही कारण है कि उनकी मौत इतनी गहराई से महसूस की गई। वह सत्ता की एक अलग श्रेणी से आती थीं, एक ऐसी सत्ता जो खुद को जाहिर नहीं करती, लेकिन कभी पूरी तरह खत्म भी नहीं होती। उन्हें समझने के लिए पूर्व शब्द को भूलना होगा। कुछ पूर्व मंत्री समय के साथ गायब हो जाते हैं, लेकिन केवल वही जिनकी शक्ति दिखावे की होती है। उनकी शक्ति वैसी नहीं थी। उनका प्रभाव लोकप्रियता से नहीं, बल्कि फैसलों के करीब होने से आता था। उसने क्षेत्रों का शासन संभाला। वह संसद में बैठी। उसने ऐसे मंत्रालय चलाए जो आवागमन, इंफ्रास्ट्रक्चर और पहुंच जैसे राज्य के उन हिस्सों से जुड़े होते हैं जो दिखने में साधारण लगते हैं, लेकिन असल में पूरे सिस्टम की नसें होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उसने संसद की उस समिति की अध्यक्षता की जो रक्षा और विदेश मामलों से जुड़ी थी। वह जगह जहां नागरिक सत्ता
सैन्य वास्तविकता और अंतर्राष्ट्रीय हित एक दूसरे से टकराते हैं। ऐसे पद से वायरल भाषण नहीं निकलते, बल्कि ज्ञान पैदा होता है, संदर्भ बनता है, याददाश्त बनती है। ऐसे लोग जानते हैं कि नीतियों को अंदर से कैसे सही ठहराया गया था, न कि जनता के सामने कैसे पेश किया गया। वे जानते हैं कि कौन से फैसले दबाव में लिए गए, कौन से जल्दबाजी में हुए और किन फैसलों को देश के बाहर के लोगों ने प्रभावित किया। वे जानते हैं कि दस्तावेज कहाँ छिपे हैं, कौन से समझौते चुपचाप किए गए और किन नामों को कभी लिखा ही नहीं गया। जब शासन अचानक गिरते हैं, जैसे बुर्किना फासो में हुआ, तो जो लोग ज्यादा दिखते हैं वे या तो भाग जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो शांत रहते हैं वे बच जाते हैं। वे पीछे हट जाते हैं लेकिन गायब नहीं होते। वे उस राजनीतिक दौर के चलते फिरते रिकॉर्ड बन जाते हैं जिसे कभी पूरी तरह समझा ही नहीं गया। सालों तक ऐसा लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह चुनाव नहीं लड़ रही थी, कोई किताब नहीं लिख रही थी, न ही खुद को विपक्ष के रूप में पेश कर रही थी। कागजों पर वह निष्क्रिय थी, लेकिन निष्क्रियता का मतलब बेकार होना नहीं होता। कमजोर राजनीतिक सिस्टम में अहमियत इस बात से तय होती है कि अगर कोई गलत समय पर गलत सवाल पूछ ले तो आप क्या बता सकते हैं। यही असली बदलाव है। जब तक देश पुराने मामलों को दोबारा नहीं खोल रहा था, ऐसे लोग बिना ध्यान खींचे रह सकते थे। लेकिन जैसे ही राज्य खुद को फिर से परिभाषित करने लगा, सिर्फ टिके रहने के बजाय सत्ता को फिर से संतुलित करने लगा, तब पुराने अंदरूनी लोग इतिहास का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि एक अनिश्चित तत्व बन गए। न दुश्मन न दोस्त, बल्कि एक वेरिएबल। यह स्थिति खतरनाक होती है। ऐसे लोग जो बहुत कुछ जानते हैं, सिर्फ मौजूद रहकर ही असहजता पैदा कर देते हैं। उन्हें कुछ करने या बोलने की जरूरत नहीं होती, उनकी खामोशी ही काफी होती है, खासकर तब जब वर्तमान अतीत को साफ सुथरे तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी मौत को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि उसे उसके कामों के लिए नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व के मतलब के कारण मारा गया। वह पुराने सिस्टम और नए सिस्टम के बीच एक कड़ी थी, एक ऐसा अतीत जिसे अभी तक पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया था। अब सवाल यह नहीं है कि उसने क्या किया, बल्कि यह है कि वह क्या दर्शाती थी। और कई बार सिर्फ प्रतिनिधित्व ही काफी होता है। उसकी मौत के बाद जो चुप्पी रही, वह कमजोरी नहीं थी, वह नियंत्रित थी। जब कोई राज्य तुरंत जवाब नहीं देता, तो अक्सर वजह यह नहीं होती कि उसके पास जानकारी नहीं है, बल्कि यह होती है कि सच बाहर आते ही फैल जाता है और उसे रोका नहीं जा सकता। अगर जल्दी जवाब दिया जाता, तो हर जवाब के साथ नए सवाल उठते। किसे जानकारी थी? पहुंच कैसे मिली? सुरक्षा क्यों नहीं थी? संघर्ष क्यों नहीं हुआ? ऐसे सवाल व्यक्तियों की ओर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की ओर इशारा करते हैं। इसी तरह की जांच को सरकारें धीमा करती हैं, न्याय को रोकने के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक असर को नियंत्रित करने के लिए। इस मामले में भी यही हुआ। कोई घबराहट नहीं, कोई भावनात्मक बयान नहीं, बस शांत, प्रक्रिया आधारित प्रतिक्रिया। इसका मतलब यह नहीं कि खतरा नहीं था, बल्कि यह कि खतरा जनता में नहीं, बल्कि सत्ता के भीतर था। ऐसी मौतें सिर्फ किसने किया तक सीमित नहीं होती। वे यह सवाल उठाती हैं कि यह किससे जुड़ा है। कौन से पुराने फैसले, कौन से रिश्ते, कौन से छिपे हुए टकराव। जल्दी किया गया न्याय यहाँ उल्टा नुकसान कर सकता था, क्योंकि यह मामला अकेला नहीं है, बल्कि इतिहास की कई परतों से जुड़ा हुआ है। सच्चाई यह है कि कई बार चुप्पी का मतलब हत्यारे को छुपाना नहीं होता, बल्कि यह तय करना होता है कि सच कितना सामने लाया जा सकता है। क्योंकि एक बार वजह सामने आई, तो वह सिर्फ एक मौत तक सीमित नहीं रहेगी, वह पूरे सिस्टम पर सवाल उठाएगी। और यही असली डर है। अगर यह खुलता है तो पुराने नाम सामने आएंगे, पुराने फैसले दोबारा देखे जाएंगे, और यह सवाल उठेगा कि सत्ता वास्तव में कैसे काम करती थी। दूसरा खतरा यह है कि अगर इसे राजनीतिक माना गया, तो पुराने अनसुलझे मामलों पर भी ध्यान जाएगा, पैटर्न दिखने लगेंगे, और फिर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा खतरा वर्तमान से जुड़ा है। पुराने सिस्टम खत्म नहीं होते, वे नए रूप में ढल जाते हैं। कुछ लोग आज भी प्रभावशाली हैं। अगर यह माना जाए कि यह मौत उन्हीं संरचनाओं से जुड़ी है, तो सवाल उठेगा कि क्या वे आज भी मौजूद हैं। इसीलिए चुप्पी आसान है, क्योंकि सच सामने आने पर एक बड़ा सवाल उठेगा, कितनी कहानियां अभी भी अधूरी हैं। अगर यह चुप्पी टूटती है, तो यह धीरे नहीं टूटेगी। एक गवाह, एक लीक, एक दस्तावेज और सब कुछ एक साथ सामने आ सकता है। तब कहानी उस रात से शुरू नहीं होगी, बल्कि सालों पीछे जाएगी। लोग पूछेंगे, कुछ मामलों की जांच क्यों नहीं हुई? कुछ लोग सजा से क्यों बच गए? जवाबदेही बीच में ही क्यों रुक गई? और जब ऐसे सवाल शुरू होते हैं, तो वे रुकते नहीं। राज्य अभी कहानी को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन लंबे समय तक चुप रहना भी खतरे से खाली नहीं है। इससे अंदर बैठे लोग डरने लगते हैं, कुछ और चुप हो जाते हैं, कुछ कदम उठाने लगते हैं। अगर सच अंदर नहीं आता, तो वह बाहर से आता है, विदेशी अदालतों, मीडिया या लीक के जरिए।
तब कहानी पर राज्य का नियंत्रण खत्म हो जाता है।